हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज है डे नंबर 3 इन आर करंट अफेयर्स रोज़ाना सीरीज़। अब आपको पता है डेली कि हम कितने बजे 8 बजे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और आपको अब ये भी पता चल गया है कि करंट अफेयर्स में हम 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। और डेली 5 टॉपिक्स पढ़ने का मीनिंग क्या है, क्योंकि हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि 5 दिन, हर दिन 5 टॉपिक है, यानी कि 25 टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे। और सैटरडे और संडे इन्हीं 25 टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। डेली 25 टॉपिक्स, डेली हर वीक, every week if you are studying 25 topics, that is going to help you enhance your own stronghold over the current affairs। और जब करंट अफेयर्स आपके मजबूत हो जाते हैं तो आपको पता है कुछ भी एज करना मुश्किल नहीं है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। देखिए, प्रॉक्सी ज्ञान अब आ गया है टेलीग्राम पर भी। तो आपको क्या करना है, लेक्चर को बढ़िया तरीके से बैठकर सुनना है, समझना है, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में। सिर्फ रटने से करंट अफेयर्स याद नहीं रहेंगे। और जो क्लास का पीडीएफ रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर के बाद मिल जाएगा। इसीलिए क्लास में ध्यान दीजिए और क्लास जैसे ही ख़त्म होती है टेलीग्राम पर जाकर क्लास के नोट्स ले लीजिए। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्लास के एंड में आपके लिए है एक सरप्राइज़। जब इस सरप्राइज़ तक आप पहुंचेंगे तब आपको समझ आएगा कि करंट अफेयर्स जो हम डेली पढ़ रहे हैं उससे हमारी सोचने की शक्ति कितनी स्ट्रांग हो रही है। तो लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इट विल नॉट बी मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से ऊपर का लेक्चर नहीं रहेगा। इसीलिए जस्ट काम डाउन, सिट विद मी एंड लेट्स स्टडी द करंट अफेयर्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क था टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन वॉज एक्सप्लेन डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। देखो, जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना है, पहले कैटेगराइज करना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई हमको बताओ डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम आखिर होता क्या है, एंड सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम में इसका एम क्या है। ठीक है, इन द इंट्रोडक्शन आप शॉर्ट 4 से 5 लाइन में इसका एक शॉर्ट एम्स एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। एंड देन इन द बॉडी ऑफ द आंसर आप इस पूरे स्कीम के फीचर्स, प्रपोजल एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इसके प्रोविजंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये किस सेक्टर को हेल्प करने वाला है, किस एरिया में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इन 4 पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देंगे बॉडी ऑफ द आंसर में, सेकंड पार्ट आएगा इसकी इम्पोर्टेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, 3 पॉइंट्स आप इसके इम्पोर्टेंस में एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन यू विल कंक्लूड बाय समराइजिंग द अबव। इन दोनों पॉइंट्स को समराइज करेंगे 5 लाइन्स में एंड आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा। इस तरीके से जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है अपने आप में। इसीलिए हर बार, हर दिन मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। अब बात आती है मैम 12.5 मार्क्स का है तो वर्ड लिमिट क्या रहेगी। अगर आप बिगिनर हैं आपको वर्ड लिमिट पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये याद रखना है सिंपली कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे क्या करना है, अपने आप को 1.5 पेज देने हैं टू राइट द आंसर। अगर क्वेश्चन आ जाता है 12.5 मार्क्स का, मैं 2 पेज अपने लिए रखूंगी आंसर लिखने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। मैं पेज की लिमिट ही 2 रखूंगी, आगे पीछे इंक्लूडेड। और अगर आंसर आ जाता है लेट्स से आपका 15 मार्क्स का, तो मैं 3 पेज की लिमिट रखूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। चलिए आज के टॉपिक्स पढ़ने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या कहता है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023। हाल फिलहाल में लोकसभा में 2 बिल्स पास हुए थे। उनमें से एक है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023। बेसिकली ये एक हेल्थ केयर लेजिस्लेशन है, ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। इट इज़ एन हेल्थ केयर लेजिस्लेशन, हेल्थ केयर सेक्टर में, बिकॉज आप नाम से ही देख पा रहे होंगे इट सेज नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, तो ये हेल्थ केयर लेजिस्लेशन आ जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में हाल फिलहाल में ही इसको पास किया गया है। क्यों? ताकि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशन को फिर से रिवैम्प किया जा सके। पॉइंट यहाँ पर आता है कि भाई रिवैम्प का मतलब क्या होता है। रिवैम्प मतलब फिर से एक नया आउटलुक देना, फिर से कुछ नए चेंजेस लेकर उस पर्टिकुलर एरिया को चेंज करना, इनोवेट करना।
ठीक है, जैसे आप घर का रेनोवेशन कराते हो ना, बिल्कुल वैसे। तो हमारे पास नर्सिंग काउंसिल एक्ट था 1947 का, इसीलिए हम इस बिल को लेकर आए, क्योंकि ये जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 का था वो 1947 में बनाया गया था। 1947 से अब तक 70 साल से ऊपर हो गया। अब आपको पता है जब इतने साल बीत जाते हैं सोसाइटी भी तो चेंज होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती हैं, मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स आती है। इसी वजह से 1947 का ये बिल अलाइन नहीं कर रहा था मॉडर्न रिक्वायरमेंट से। आज के टाइम पर जो महिलाओं को नर्सिंग की ज़रूरत है, जो महिलाओं को मिडवाइफरी की ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल्स में नर्सिंग रिक्वायरमेंट है, वो मीट नहीं कर रहा था ये हमारा ओल्ड बिल। इसीलिए एक नया बिल लेकर आया गया रिसेंटली लोकसभा में, नेशनल डेंटल कमीशन बिल और नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, ये दो बिल हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए गए। अब इस बिल का एम क्या है, मकसद क्या है? टू मॉडर्नाइज एंड एलिवेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ऑब्वियसली ये पुराना बिल था, इससे नर्सिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं 1947 के सेट थे अब तक इस बिल के अंदर, उन स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, मॉडर्नाइज आज के साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को के मद्देनज़र के चलते आज के नर्सिंग रिक्वायरमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए इस बिल को स्टैब्लिश किया गया है। आई होप आपको ये बिल अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट बिल पर, which is Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023. The word itself says amendment, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। एक्वाकल्चर की जब हम बात करते हैं, कोस्टल एक्वाकल्चर क्या है? जब आप फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन सब चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, कोस्टल एरियाज में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू दी कोस्टल स्पीशीज़ और दी अंडर वाटर स्पीशीज़। कोस्टल एग्रीकल्चर, अगर आप एक्वाकल्चर की बात करेंगे, इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ एक्वाटिक लाइफ, जैसे कि श्रिम्प होते हैं, फिश होती हैं, प्रॉन्स होते हैं पॉन्ड्स में। उन एक्वाटिक लाइफ को कंट्रोल्ड वे में कल्टीवेट जब किया जाता है उसको हम एक्वाकल्चर, कोस्टल एक्वाकल्चर बोलते हैं, क्योंकि कोस्टल वाटर में किया जा रहा है। वो कोस्टल वाटर जो सलीन होता है, ब्रैकिश होता है, उड़ीसा में ब्रैकिश कोस्टल वाटर पाया जाता है। इट एक्सक्लूड्स फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको लिख लीजिए। प्रीलिम्स में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं बाय गिविंग यू द स्टेटमेंट कि इट इंक्लूड्स फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। नहीं, ये सिर्फ सलीन और ब्रैकिश कंडीशंस में जो स्पीशीज, कोस्टल स्पीशीज पाई जाती हैं, उन्हीं को कल्टीवेट करने का नाम है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर प्रीलिम्स यहाँ पर हो जाता है कि इंडिया की रैंक क्या है जब बात आती है फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री की। तो वर्ल्ड में हम थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर नेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके मेंस में इंट्रोडक्शन के लिए भी। फैक्ट अगर आप पॉइंट आउट करते हैं करेक्ट फैक्ट तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डालकर वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट याद रखना, इंडिया की जगह यूएस लिख सकते हैं, चाइना लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, इसके प्रोविजंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये अमेंडमेंट बिल है, यानी कि कुछ चेंजेस जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग ओरिजिनल बिल था उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए गए हैं, है ना। क्या चेंजेस लेकर आए हैं? डेफिनेशन को, कोस्टल डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड ब्रॉड कर दिया है। इट विल नाउ इंक्लूड रियरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ वेरियस एक्वाटिक लाइफ स्टेजेस ऑल्सो, चाहे मॉलस्कस हो गया, फिनफिश हो गया। मॉलस्कस आपने अपने एनसीईआरटी में क्लास 6 में या 7th में, नहीं तो क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। सी वीड हो जाता है तो उसको कल्टीवेट करना, उसको रियर करना, आगे मार्केट में बेचना, इस डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है कोस्टल रीजन, कोस्टल वर्ड में। अब ये जो लॉ है ना, ये प्रमोट करता है इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर, जैसे केज कल्चर हो जाता है, सीवीड कल्टीवेशन होगा। मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हो सीवीड को तो आप साइमल्टेनियसली कल्टीवेट भी कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना, अगर आप एक पेड़ कट करते हो तो साइमल्टेनियसली एक पेड़ आपको प्लांट भी करना चाहिए, ताकि जो क्षति पहुंची है नेचर को वो उसकी कॉम्पनसेशन आप कर सकें, है ना। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर केज कल्चर, सीवीड कल्टीवेशन, ठीक है, ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग, पर्ल ऑयस्टर फार्मिंग, अगर आप यूज़ कर रहे हो इन कोस्टल स्पीशीज़ को तो आप साइमल्टेनियसली कल्टीवेट भी कर रहे हो ताकि बैलेंस बना रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोविजंस इसके अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं, ब्रूड स्टॉक इन्हांसमेंट। इट इंकरेजेस सेटअप ऑफ फैसिलिटीज इन एरियाज विद डायरेक्ट सी वाटर एक्सेस
फॉर प्रोड्यूसिंग डिजीज फ्री एंड जेनेटिकली इम्प्रूव्ड ब्रूड स्टॉक्स। अब आपको पता है कि जब भी मरीन स्पीशीज़ की बात आती है, श्रिम्प की बात हो गई, प्रॉन्स की बात हो गई, क्रैब्स की बात हो गई, काफ़ी हद तक उसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए इको फ्रेंडली इस बिल को बनाने के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी सेटअप की जाएंगी जहां पर डिजीज़ फ्री जेनेटिकली इम्प्रूव्ड स्टॉक्स को कल्टीवेट किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल आपका प्योरली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओमकारेश्वर रिजर्वॉयर के बारे में 2021 में आपने इसके बारे में सुना होगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर है वो आपसे पूछा जा सकता है। ओमकारेश्वर डैम पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि 600 मेगावाट कैपेसिटी होल्ड करता है, जो ओमकारेश्वर डैम पर कंस्ट्रक्ट करने की प्लानिंग 2021 में शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में ओवर दी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। अब ये जो प्रोजेक्ट है कहा जा रहा है 22-23 तक, यानी कि इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, पावर ग्रिड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने फंडिंग ग्रांट की है इस प्रोजेक्ट को, इस रिजर्वॉयर को तैयार करने के लिए। यहाँ पर 600 मेगावाट्स के सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और सोलर पैनल्स को ओमकारेश्वर डैम के जो बैक वाटर होता है ना, वहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। और ये जो सोलर पैनल्स होंगे ये पानी के सरफेस पर रिजर्वॉयर में फ्लोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओएस माया, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट देखा होगा ओएस माया के ऊपर। आप सोच रहे होंगे ये ओएस माया है क्या? ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने क्या किया था, अपने क्लास 11th में मैंने मैथ्स नहीं ली थी, मैंने कंप्यूटर्स ली थी, जहाँ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको पता ही होगा। अब इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, साइबर थ्रेट्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, साइबर थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए व्हाट दे हैव डन, दे वर एड्रेसिंग एक्सक्लेटिंग इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट्स बाय रिप्लेसिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विद इंडिजीनियस ओपन सोर्स ओएस। इंडिजीनियस मतलब इंडिया मेड, ठीक है, नॉट इंडिया मेड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इंडिजीनियस का मतलब होता है अपने नेशन में बनाया हुआ, हमारा नेशन इंडिया है तो इंडिया मेड हम बोलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को अब रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके भी काफ़ी साइबर थ्रेट्स इंक्रीज हुए हैं। इसीलिए हम अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए हैं, जो कि है माया, जिसका नाम हमने रखा है माया। माया एक लोकली क्रिएटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला तो टॉपिक ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है आखिर। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोग्राम that after being initially loaded into the computer, it is initially, write it down, loaded into the computer। कंप्यूटर में इसको इनिशियली लोड किया जाता है। ठीक है, कैसे लोड किया जाता है, बाय अ बूट प्रोग्राम। एक बूट प्रोग्राम के तौर पर इसको एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, लोड किया जाता है, एंड देन इट हेल्प्स अस टू मैनेज ऑल अदर एप्लीकेशन। जैसे कि आपके पास iOS होता है एप्पल में, iOS क्या करता है, बाकी जितने भी एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में डालते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। इट मैनेजेस ऑल अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, मैं ज़रा इसको सही कर देती हूँ, एप्लीकेशंस। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही है काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। माया की फेमिलियरिटी क्या है कि इट्स अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड इट फंक्शंस जस्ट लाइक विंडोज़। जैसे कि विंडोज़ काम करता है, बिल्कुल वैसा ही इसका काम है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप विंडोज़ इन्वायरमेंट में हैं, अब अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, iOS तो डिफरेंट हो गया, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो माया बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा आपके कंप्यूटर पर। अब ओएस माया की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज माया को डेवलप करने के लिए 6 महीने के शॉर्ट स्पैन में डेवलप करने का एम है। एम क्या है कि जितने भी मॉलवेयर और साइबर अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको काउंटरैक्ट किया जा सके।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, विच इज़ मार्ग यात्रा। राजमार्ग यात्रा क्या है? राजमार्ग यात्रा एक ऐप है जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया है। एक यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन है। अब इस ऐप में होगा क्या कि आपको रियल टाइम वेदर अपडेट्स मिलते जाएंगे, टोल प्लाजा के डिटेल्स, अगर आप ट्रैवलर हो, टूरिस्ट हो, किसी एक जगह गए हो ट्रैवल करने, तो वहाँ पर किस टोल प्लाजा के क्या डिटेल्स हैं, कितना टोल पे करना है, कहाँ टोल्स हैं, वेदर क्या रहेंगे। कितना ईजी हो जाता है ना जब हमें पता है हम कोई जगह कोई विजिट कर रहे हैं कोई प्लेस, और हमें उसका रियल टाइम वेदर सिस्टम समझ आता रहे, तो हम उस हिसाब से अपने विजिट को प्लान कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर राजमार्ग यात्रा का यही एम रहेगा। बल्कि ये जो ऐप होगा ये आपकी फास्टैग सर्विसेज के साथ भी आप बोलेंगे इंटीग्रेटेड होगा। तो मतलब आप टोल प्लाजा पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये तक पता हो, आपके जो फास्टैग जो कार पे फास्टैग लगा होता है वो तक आपका रिचार्ज ऑटोमेटिकली होता जाएगा मंथली बेसिस पर। It offers features like overspeeding notifications, voice assistance to encourage responsible driving behavior also. अब आपको पता है ये क्यों किया जा रहा है? बेसिकली अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये किया जाता है। इस तरीके के ऐप से अवेयरनेस आती है कि आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, अवेयरनेस आती है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का अभी रियल टाइम कंडीशन क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, सिचुएशन कैसी है, टोल प्लाजाज कहाँ कहाँ है। इससे होता क्या है, बेसिकली आपकी जो जर्नी है, आपका ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर और ज़्यादा स्मूथ बनता है। तो ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट 5 टॉपिक्स। मैंने आपको कहा था सेशन के एंड में एक सरप्राइज़ रहेगा, तो चलिए वो सरप्राइज़ भी देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए आज का, और होमवर्क क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि अमेंडमेंट बिल है क्या, इसके प्रोविजंस क्या है, फीचर्स क्या हैं, और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये रहे आपका होमवर्क क्वेश्चन आज का। देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी करंट अफेयर्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ती बढ़ जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को अपनी तरह से आंसर करूं और आपके साथ वो आंसर शीट शेयर भी करूं। टेलीग्राम चैनल पर भी वो आंसर शीट शेयर करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ज़रूर आज आप ये एक एम या टास्क बना लीजिएगा कि आज हमें टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान का फॉलो करना ही है। क्यों? क्योंकि क्लास के सारे नोट्स, पीडीएफ्स, अपडेट्स आपको यहीं मिलते रहेंगे। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड एवरीवन।